अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया था। और क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के बाद में अब हम कवर करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक ये सेम आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी मिलेगा। एंड ईजी है, थोड़े थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बट अदरवाइज इट्स वेरी इजी एंड वेरी वेरी लॉजिकल आई वुड से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे सिंपल सी बात लो, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई हैव टू टीच यू लॉ, तो आप मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा? क्या मैं अपने किसी इंटर्न को भेज दूं जो आपको लॉ पढ़ा देगा? नहीं, आंसर इज नो। राइट, सेम वे सपोज करो मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं। अब मैं दूं 1 लाख रुपए, या सपोज करो मेरे बिहाफ पे कोई और आपको 1 लाख रुपया दे, चलेगा? या आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो 1 लाख तो आनंद सर के अकाउंट से ही आने चाहिए, या आनंद सर को ही पे करना चाहिए, कोई और कैसे पे कर रहा है? सो कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म्ड बाय सम अदर पर्सन? अच्छा, ऐसा क्यों? पहले वाले में क्यों आपने बोला कि नहीं आप ही को? तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको यहाँ पे देखना है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको करना चाहिए। इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और दैट पर्सनस लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बट देन देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे कि आप बट देन देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे कि आप खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप बाउंड नहीं कर सकते। जैसे कि आर्ट एंड स्किल, सपोज करो किसी ने अनफॉर्चुनेटली आई वुड से सुशांत सिंह राजपूत को हायर किया था, ठीक है, किसी मूवी में एक्टिंग करने के लिए। नाउ सुशांत सिंह राजपूत इज नो लॉन्गर विद अस, तो क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इन्फोर्स किया जा सकता है? आंसर इज नो। बट सपोज करो सुशांत सिंह राजपूत ने किसी से 1 लाख रुपीज का लोन लिया था एंड नाउ ही इज नो मोर, कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी आस्क्ड टू रीपे दिस 1 लाख रुपी लोन? आंसर इज यस। तो बेसिकली बात यही होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हु परफॉर्म्स कैसे यहाँ पर रहेगा। आपने वो मूवी देखा धमाल पिक्चर, उसमें देखते हो वो घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग, तो वो जो इंसान होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसका बेटा फिर जो भी रहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो उसके लिए पेमेंट करता है। सो सेम थिंग गोज हियर। बट यही पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता तो सपोज जो पेंटर है वो मर जाता तो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप बाउंड नहीं कर सकते कि अरे भाई, हाँ, क्योंकि वहां पर पर्सनल स्किल एंड वो सब लग रहा है। अब सपोज करो दो जने मिलके एक साथ जॉइंट प्रॉमिस करते हैं कि हम एक साथ ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, तो जॉइंट प्रॉमिस के अंदर क्या हो जाएगा? द बोथ द जॉइंट प्रोमिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सपोज करो कोई एक जॉइंट प्रोमिसर जो है उसका डेथ हो जाता है। अब अगर कोई एक जॉइंट प्रोमिसर का डेथ हो जाता है तो इन दैट केस जो अलाइव है जॉइंट प्रोमिसर वो अलोंग नहीं, द जॉइंट प्रोमिसर हु इज अलाइव ही अलोंग विथ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। आया समझ में? ए और बी, ए और बी दोनों ने मिलकर प्रॉमिस जॉइंट प्रॉमिस किया, ए हैज डाइड, सो ए इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बी विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज दोनों जने मर गए ए और बी, तो उन दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर ये काम करेंगे। आया? फिर आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सो आपका जो टाइम और प्लेस है वो अगर फिक्स कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब तो अलग बात है, अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे? इट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द रीजनेबल टाइम। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? I will do something and even you have to do something. So for me what you have to do is a reciprocal promise. तो जब तक आप कुछ नहीं करोगे तब तक मैं काम नहीं करूँगा। A classic example, till the time you don't pay the fees I don't teach. A classic, एक reciprocal promise का केस हो गया। So I am bound only when you pay. सो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहाँ पे हो जाता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप मुझे बोलते हो सपोज आई एम लेट्स से प्लम्बर, और आप मुझे बोलते हो कि आप एक काम करो, घर पे आओ एंड मेरे घर पे लीकेजेस वगैरह उसको आप रिपेयर करो। नाउ जब तक आप मुझे लीकेजेस नहीं बताओगे तब तक क्या मैं लीकेजेस को रिपेयर कर सकता हूँ? मतलब मेरे को घर पे तो आपने बुला लिया, तो यहाँ पर वही पॉइंट रहेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इसको हम
सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ शुरू से ही इम्पॉसिबल है तो वो बन जाएगा वॉइड ab इनिशियो, और अगर कोई चीज़ सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा तो हम फिर क्या बोल देते हैं उसको, वॉइड। याद आ रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था दैट देयर आर सर्टेन agreements, or if the act is impossible, remember, then in that case the contract is what, it is void। जैसे मैंने आपको बोला स्विमिंग करके इंडिया से मुंबई, मुंबई जुहू बीच से स्विमिंग करते करते मॉरिशस पहुंच जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एन इम्पॉसिबल एक्ट। आया समझ में? फिर आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आप कैसे बाइफरकेट करते हो। मैंने आपसे काफ़ी सारे उधार लिए हैं अलग अलग टाइम पे। अब मैं आपको जब रीपेमेंट कर रहा हूँ तो उस उधार को आप किसका रीपेमेंट मानते हो, तो यहाँ पर आ जाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का। देन देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, तो हम वो चेक करेंगे यहाँ पे। एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब या तो आपने अपना तरफ से जो काम था वो कर दिया तो आप डिस्चार्ज हो गए हो कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया सामने वाले को कि देखो आई एम रेडी टू डू द वर्क एंड यू डिड नॉट डू, तो ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे क्लासिक एग्जांपल, यहाँ पे आप लोगों के बैच में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं। लेट्स से 50 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन किया है। अब हमारा टाइम फिक्स है कि हम मंडे वेडनेसडे इस तरह से करके जो भी हमारे डेट्स है उस पर हम मिलेंगे, और हमारा टाइम भी फिक्स है। अब सपोज करो उस टाइम पे कोई स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड नहीं करता और पूरा बैच कंप्लीट होने के बाद बोलता है कि क्या सर आपने तो लॉ पढ़ाया ही नहीं मेरे को। आप मुझे बताओ, इज इट अ वैलिड डिफेंस? क्या मैं बोल सकता हूँ नहीं पढ़ाया तो अब मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, और आई विल हैव टू टीच दैट स्टूडेंट सेपरेटली अगेन? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज आई हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी। मैंने अपना जब जो रीजनेबल टाइम था या जो प्लेस था या आपने जो डिसाइड करके रखा था वहाँ पे आई डिड माई परफॉर्मेंस। नाउ आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, नाउ आई नीड नॉट परफॉर्म। सिमिलरली कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस है वो आपने नहीं पूरा किया तो आई एम अगेन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देखोगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें काफ़ी सारा जो चीज़ है कुछ कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि है लॉजिकल, और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। सो दिस इज गोइंग टू बी रिपीट एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉइंट्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। एनीवे लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर वो बता रहे थे द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। ये दिख रहा है, परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच प्रॉमिस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। मतलब आपको वहाँ पे वेवियर कर दिया कि चलो आपको ये काम नहीं करना है, यू आर फ्री, तो यहाँ पर यू आर एक्सक्यूज्ड विद दैट। या फिर कई बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लॉ होता है या कोई और जो लॉ होता है वो बोल देता है नाउ दिस नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, तो यह हो जाएगा आपके लिए एक वैलिड डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी रहता है जब आपको लॉ फ्री कर देता है और बोलता है कि चलो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म अगर नहीं भी करते हो तो इट इज़ फाइन। Now the promise is there, whatever promise that you do, it also binds the representative of the promiser अगर उसका death हो जाता है तो before the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को देखकर लग रहा है कि नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ किसको परफॉर्म करना था, प्रोमिसर को ही करना था, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करना था, या वो नहीं कर सकता क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है, तो इन दैट केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सो जैसे ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन अ पेमेंट ऑफ ₹1,00,000। नाउ ए डाइज बिफोर दैट डे, A's representative is now bound to deliver the goods and B is also bound to pay ₹1,00,000 to A's legal representative. Similarly अगर आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, A promises to पेंट अ पिक्चर। अब आप देखो पेंट अ पिक्चर मतलब यहाँ पे इंसान का पर्सनल स्किल यूज होने वाला है। ए promises to paint picture for B on a certain day at a certain price. Now A dies before that day. Now the contract cannot be enforced either by A's representative or by B because it involves personal skill and it is a contract of personal nature. Therefore the parties to the contract are discharged। ये क्लियर हुआ? ओके ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेंबर, कौन से अटेम्प्ट में ये नहीं पता,
बट ये एक आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था वेयर दे हैड आस्क्ड दैट ए हैड प्रॉमिस टू पे द पिक्चर और समथिंग एंड देन ए मर गया, तो उसका क्या बेटे को आप यहाँ पर इन्फोर्स कर सकते हो क्या? आंसर होगा नो, राइट। सो व्हेन वी डू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सीरीज जब हम करेंगे उस टाइम पर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँगा। फिर देखिए, ये इसी का एनालिसिस यहाँ पे दिया है। सो दिस इज बेसिक, ये आप वापस से रीड कर सकते हो। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट हैज टू बी अंडरटेकन और आइदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। या तो आपने जो काम करना था वो आपने कर दिया, फुलफिल कर दिया है आपने, ठीक है, तो ये आ जाता है। नाउ एक्स बोरोज रुपीज 5 लाख फ्रॉम वाई एंड प्रोमिसेस टू पे आफ्टर 1 month। नाउ एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस। नाउ ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड प्रॉमिस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या होता है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने एक टाइम डिसाइड करके रखा है आप 50 स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों को मैं लॉ पढ़ाऊंगा और इस टाइम पे लॉ पढ़ाऊंगा। इस टाइम पे मैं, जो भी हमारा डिसाइडेड टाइम था उस टाइम पे मैं लॉग इन करके लॉ पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स उसमें क्लास अटेंड नहीं करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैड ऑफर्ड टू परफॉर्म my promise, I had attempted to perform the promise, I had tendered my performance, but आपने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरा ऑब्लिगेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो इट मे हैपन दैट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसी refuses to accept the performance and in this case हम क्या बोलेंगे? the contract is discharged। जैसे P promises to deliver certain goods to R, now P takes the goods to be appointed at to the appointed place during the business hour, but R refuses to take the delivery। Now this is what? This is an attempted performance because P, who is the promiser, has done what he was required to do under the contract। अब एक चीज ध्यान रखना, आफ्टर द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है, और आफ्टर द बेसिकली ऑफर टू परफॉर्म, एक बार आपने प्रोमिसर ने ऑफर कर दिया अपना परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्ट कर दिया या टेंडर कर दिया अपने परफॉर्मेंस को, तो वहां पर उसके पास राइट आ जाता है टू क्लेम हिज कंसिडरेशन। ही गेट्स द राइट टू क्लेम द कंसिडरेशन। और अगर यहाँ पे प्रॉमिस ही मना करता है पे करने को, तो वो यहाँ पे बेसिकली केस फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑल्सो। सो सॉरी, या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? राइट टू क्लेम, जैसे सपोज 50 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट है, लेट्स से ए, एक स्टूडेंट है जो क्लास अटेंड नहीं करता है, ठीक है, जो क्लास अटेंड नहीं करता है, और बाद में एट द एंड ऑफ द बैच व्हेन द फीस इज डिमांडेड फ्रॉम द स्टूडेंट, वो बोलता है नहीं मैंने तो क्लास अटेंड नहीं किया था, या मैंने तो कुछ कुछ ही अटेंड किया, बाकी चैप्टर्स मैंने अटेंड नहीं किया। कैन द स्टूडेंट बी कंपेल्ड टू पे द फुल फीस? आंसर इज यस। आया आपको समझ में ये वाला पॉइंट? अरे ये पॉइंट आया समझ में? राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आपका अगले यूनिट के साथ जब हम वहां पर बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ये पॉइंट आता है। अब देखो, बाय वुम द कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट is of personal nature then the contract should be performed by the promisor himself, but otherwise the contract can be performed by the legal representatives। तो यहाँ पे ध्यान रखना, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties that any contract or any promise it contain, it should be performed by the promisor himself, then the promisor should only perform the promise, right, जो भी यहाँ पे उसका obligation है। Otherwise the legal representative, otherwise the promisor or his legal representative may employ a competent person to perform the contract। ये क्लियर हुआ? ये सेम एग्जांपल आपका, A promises to pay the money, A promises to paint the picture, paint the picture, तो यहाँ पर क्या हो गया? It cannot be executed by the legal representative, and when it is to pay a sum of money then it can be executed by the legal representative or any other person। सेम पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, performance can be done by the promisor himself or it can be done by the agent and it can also be done by the legal representative।
So ये वापस से देखो सेम एग्जाम्पल बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है. एनीवे द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय द थर्ड पर्सन. अब आप इसका एग्जाम्पल लो, क्या रहता है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रॉम द थर्ड पर्सन, उसके बाद में आप ओरिजिनल को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. देखो इसका दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. आई थिंक मैंने ब्लैंक्स, हाँ चलो मैंने ब्लैंक स्लाइड नहीं दिए. आप एट द एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ. सी व्हाट हैपेंस. ये हूँ मैं. आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आप हमें लॉ पढ़ाओगे, और ये है स्टूडेंट. ठीक है. द स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आप लोगों को लॉ पढ़ाऊंगा. पर फिर किसी वजह से मैंने आपको बोला कि देखो मैं लॉ नहीं पढ़ा पाऊंगा, यहाँ पे एक दूसरे फैकल्टी है. ठीक है. सो आनंद यहाँ पे ले लो. लेट्स से देयर इज अनदर फैकल्टी देव. ये आपको लॉ पढ़ा देंगे. यार आपको समझ में. मैंने ऐसे बोला मैं नहीं पढ़ा सकता, पर देव सर आपको लॉ पढ़ा देंगे. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक बार आप लोगों ने देव सर से एक्सेप्ट कर लिया ये कॉन्ट्रैक्ट? जब हम बात कर रहे थे तो आपने बोला ओके वी आर ओके कि देव सर हमें लॉ पढ़ा दे. देव सर ने आपको लॉ पढ़ा दिया. बाद में आपको लगता है कि नहीं देव सर ने लॉ अच्छे से नहीं पढ़ाया, या देव सर तो लॉ के फैकल्टी नहीं है, या फिर लेट्स से देव सर ने मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी ऐसा आपको कोई भी ग्रीवियंसेस होता है देव सर के साथ, आप मुझे बताओ क्या आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो. आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाओगे. ठीक है. क्यों? बिकॉज आपने एक्सेप्ट कर लिया ना थर्ड पार्टी के साथ. तो यहां पर देखो हु वॉज द प्रोमिसर? आई वॉज द प्रोमिसर. ओके. आई वॉज द ओरिजिनल प्रोमिसर. और यहां पर आपने ये किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस को. तो जैसे ही थर्ड पार्टी से आप परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते हो, प्रोमिसर इज एब्सॉल्व्ड. राइट. तो अब आप प्रोमिसर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके. तो आप ये देखिए. सो व्हेन द प्रोमिसी accepts the performance of the promise from a third person, he afterwards, right, he cannot afterwards enforce it against the promiser. ये पॉइंट क्लियर हुआ. सिमिलरली आप ये एग्जांपल देखो, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है. और यहाँ पर सिंपली क्या बात हुआ था कि ए ने कुछ गुड्स खरीदा था बी से, और उसको प्रॉमिस किया था मैं 1 लाख रुपया पे कर दूंगा. अब ए सिर्फ 60,000 रुपये पे कर पाया, वो 1 लाख रुपये नहीं पे कर पाया. अब ए के बिहाफ में सी ने क्या कर दिया? सी ने लेट्स से 40,000 रुपये पे कर दिया, या लेट्स से ए एक भी अमाउंट पे नहीं कर पाया, ए ने सिर्फ 60,000 रुपीज पे किया. दिस हैज बीन पेड बाय सी. अब मुझे बताओ ए के अगेंस्ट केस कितने के लिए फाइल होगा? 1 लाख के लिए केस फाइल होगा, या फिर 40,000? 40,000. मैंने आपको जैसे बताया था काफी लॉजिकल सा पॉइंट है. यहाँ पर सिर्फ 40,000 के लिए केस फाइल होगा. बी ये नहीं बोल सकता कि देखो वो तो मुझे सी से 60,000 रुपये मिले थे. तो यहाँ पर ए क्या बोलेगा? आपको 60,000 रुपीज अगर मिले भी थे सी से, पर वो किसके बिहाफ में मिले थे? सी हैड पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए. ये देख रहे हो, सी हु इज नोन टू ए पेज 60,000 रुपीज टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वॉज पेड ऑन बिहाफ ऑफ ए. सो नाउ इन दिस केस ए के अगेंस्ट आप 1 लाख का केस फाइल नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ 40,000 का ही केस कर पाओगे. आया यहाँ पर आता है. सो व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, ही आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर. तो अब जो केस फाइल होगा, दैट द पर्सन कैन sue ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट दैट इज 40,000 एंड नॉट फॉर द होल अमाउंट. फिर आप देखिए जॉइंट प्रोमिसर्स. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. जॉइंट प्रोमिसर्स ए और बी. सो ए और बी ये दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. सपोज ए मर गया तो ए इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, करेक्ट, एंड बी ये परफॉर्म करेंगे. बी मर गया, ए जिंदा है, तो ए एंड बी इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको मैं एल आर लिख रहा हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे. और दोनों ही मर गए तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव
दोनों के दोनों यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखिए, ये एक एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया था। सो एक्स वाई एंड जेड, दे आर द पार्टनर्स इन द फर्म, दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3 लाख रुपीज टू डी, वाई हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा चलो, इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। ही कैन रिकवर फ्रॉम जेड, कैसे क्या? अच्छा, अगर ये पार्टनर्स नहीं होते तो, सपोज एक्स वाई जेड आर फ्रेंड्स, अगर एक्स वाई जेड फ्रेंड्स है तो देखो यहां पर कैसे रहेगा। सी, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, देखो कलेक्टिवली दे हैड टेकन 3 लाख रुपीज, करेक्ट। सो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, सी आपने जो आंसर किया वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से करेक्ट है, बट हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आंसर करना है। हालांकि दोनों में प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट यूल हैव टू परफॉर्म इट लाइक दिस, 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 एंड बाई 3 एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो हर एक का लाइबिलिटी कितना निकल के आया। सो एक्स हैज टू पे 1 लाख, वाई हैज टू पे 1 लाख एंड जेड हैज टू पे 1 लाख, यस और नो। अच्छा, कितना अच्छा होता तीनों जने अगर 1-1 लाख रुपया पे कर देते तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर y हैज बिकम इंसॉल्वेंट और वो कितना पे कर पाया, खाली 1/5। सो y कुड पे ओनली 1/5, मतलब he could pay only 20,000. This means what is the shortfall? This amount was due and this amount was paid. So what is the balance outstanding amount? 80,000। ये 80,000 किसके ऊपर पड़ जाएगा, बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स के ऊपर। सो ये हो गया 40,000, राइट। तो अब आप ध्यान रखो, x कितना पेमेंट करेगा, x इज गोइंग टू पे 1 लाख रुपीज अपना शेयर, y इज गोइंग टू पे, z इज गोइंग टू पे 1 लाख रुपीज अपना शेयर, प्लस ही इज ऑल्सो गोइंग टू पे 40,000 का शॉर्टफॉल एंड यहाँ से 40,000 का शॉर्टफॉल। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो कितना कितना पेमेंट होगा, y तो खाली 1/5 20,000 ही पे कर रहा है, x पे कर रहा है 1,40,000 और यहाँ पे z पे कर रहा है 1,40,000। डज दिस मेक सेंस? क्लियर? ये एग्जाम प्रेजेंटेशन आपका होगा, तो आप यहाँ पे बताओगे कि बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 आप यहाँ पे बोलोगे कि एक्स वाई जेड दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आप बताओगे कि यहाँ पे y से खाली 1/5 ही रिकवर हो पाया, विच मीन्स जो यहाँ पे बैलेंस 4/5 है ये कौन पे करेगा, ये पे करेगा x और z इक्वली। आया? सो व्हाट अमाउंट, सो x ने पूरा पूरा अमाउंट d को पे कर दिया, तो व्हाट अमाउंट x कैन रिकवर फ्रॉम z, x विल रिकवर 1,40,000, नहीं 1,40,000। हाफ ऑफ द अमाउंट अगर आप बोलोगे तो वो 1.5 लाख हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखो, ये टू द एक्सटेंट विच एक्स कैन रिकवर, तो एक्स वुड से देख भाई 1 लाख रुपया जो तेरे को डी को पे करना था वो मैंने पे किया, तो ये तो मेरे को रिटर्न चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा क्योंकि वाई इंसॉल्वेंट हो गया और उसका इंसॉल्वेंसी लॉस 40,000 है, ये भी तो मैं तेरे से रिकवर करूंगा, आधा तेरा आधा मेरा। आ रहा है समझ में, राइट। सो यहां पे x का जो क्लेम होगा विल बी दिस अमाउंट एंड दिस हैज टू बी पेड बाय z। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें स्टेप 3 में फिर आप लिखोगे दैट x हैज पेड एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा 3 लाख रुपया पे कर दिया। तो आप स्टेप 4 में फिर आप बताओगे कि देखो भाई यहाँ पे
एक्स कितना रिकवर करेगा? एक्स इज गोइंग टू रिकवर 1 लाख रुपीज, जो कि जेड का खुद का शेयर है, प्लस 40,000 रुपीज जो कि वाई का इंसॉल्वेंसी लॉस है। आया समझ में? ये केस होगा। ओके, सी यहां पर क्या सिनेरियो है, जेड इज नॉट इंसॉल्वेंट, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डी ने एक्स को कंपेल कर दिया कि तुम पूरा अमाउंट मेरे को पे करो, वो रिकवर करेगा। आया? एक्स यहां पे ये नहीं बोल सकता कि नहीं 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 मैं तो खाली अपना 1 लाख रुपया पे करेगा। हम तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स थे ना, तो बचा हुआ वाई से रिकवर करो, उसका बचा हुआ जेड से रिकवर करो। ऐसा नहीं होगा। अब इस पॉइंट को अगर आप देखो तो यहां पे अगर जॉइंट प्रोमिसर्स है तो दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ये देख रहे हैं, ऑल सच पर्सन्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ओके, अरे ये क्लियर हुआ? राइट, ये चीज आता है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब इसका क्या मतलब होता है ये देखो, देयर इज अ फादर। ओके, इन्होंने अपना एक विल बना दिया और बोला कि अगर मैं मर गया तो ये प्रॉपर्टी मेरे मेरा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है, दोनों के बीच में इक्वली ट्रांसफर कर देना। आप बताओ। ये पॉइंट आ रहा है समझ में? फादर ने अपना विल बना दिया और उसने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी है वो बेटे और बेटी के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा इक्वली। अच्छा, अब आपके पास में 3-4 सिचुएशंस बता दो। सपोज इनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, अब ये देखो, लेट्स से इनकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है दिस इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है 50,000 रुपीज। आप मुझे बताओ, द सन एंड डॉटर विल गेट हाउ मच? द सन एंड डॉटर विल गेट हाउ मच? 75, क्योंकि आप बोलोगे नेट वैल्यू ऑफ एसेट इज 1,50,000 और ये 1,50,000 हाफ हाफ चला जाएगा सन को। सो 75K टू सन एंड 75K टू द डॉटर। करेक्ट? अब मैं आपको बोलता हूं, लेट्स से दिस इज सिचुएशन 1 एंड दिस इज सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में मैं बोलता हूं ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है लेट्स से 2 लाख रुपीज, और इसका जो लाइबिलिटी है ये है 5 लाख रुपीज। नाउ टेल मी। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि दे बोथ विल गेट 2 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दे विल गेट नथिंग, और तीसरा ऑप्शन है दे विल हैव टू पे 3 लाख रुपीज, ये लाइबिलिटी का पेमेंट के लिए। तो आप बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो आप ध्यान रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नील। ओके, क्यों? आप देखो इसका लॉजिक देखो, सन क्या बोलेगा मुझे, या डॉटर भी क्या बोलेगी मेरे को, कितने का प्रॉपर्टी मिला? 2 लाख का प्रॉपर्टी मिला, तो मेरा मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अगर प्रॉपर्टी से ज़्यादा का लाइबिलिटी आ गया तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू पे द एक्सेस अमाउंट। एट द मैक्स उनको नील मिलेगा, या फिर लाइबिलिटी को सेटल करने के बाद जो बचता है वो बैलेंस अमाउंट मिलेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर?
remaining liability, yes, this will be waived off by law. The remaining liability would be waived off by the law. ये क्लियर हुआ? ओके, अच्छा, ये क्या था? ये था सक्सेशन. ओके, जब सक्सेशन होता है तो बेनिफिट भी ट्रांसफर होता है और लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाता है. आया समझ में? ऑफ कोर्स द लायबिलिटी कैन नॉट एक्सीड द बेनिफिट, बट दोनों ट्रांसफर होता है. मतलब इस केस में बेटा ये नहीं बोल सकता या बेटे ये नहीं बोल सकते कि ये 50,000 तो पापा को पे करना था, वो तो नहीं रहे, तो चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, और ये 2 लाख पूरा का पूरा हम दोनों खा जाते हैं. ऐसा नहीं होगा. आया समझ में? बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज सक्सेशन. गाइस क्लियर? अब हम बात करते हैं असाइनमेंट का. तो असाइनमेंट में क्या रहेगा आप देखो. अगर हम बात करते हैं असाइनमेंट के लिए, तो असाइनमेंट में आप जैसे सक्सेशन के अंदर बेनिफिट और लाइबिलिटी दोनों ट्रांसफर होता है, असाइनमेंट में ओनली बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड. ये आया समझ में? इन असाइनमेंट ओनली बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड. सक्सेशन के अंदर बेनिफिट और लाइबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो जाता है. ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना. सो बोथ द बेनिफिट एंड द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड. ओके, अब यहां पे देखो एग्जाम परस्पेक्टिव. सो आप यहां पे देखो, ये देखो, व्हेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सीडेड टू by the process of law, then both the burden and the benefit attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heirs. Devolve on the legal heirs मतलब उनके सिर चढ़ जाएगा. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है. A son who succeeds the estate of his father, after his death he will be able to pay, or he will be liable to pay the debts and the liabilities of his father owed during his lifetime. But if the debts owed by his father exceeds the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. बिल्कुल क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर हो गया? ये वाला केस हो गया. और आगे क्या बता रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय हिम. बस ये पॉइंट आपको याद रखना है. द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय हिम. अब आता है बात असाइनमेंट का. तो असाइनमेंट में आप देखो क्या बता रहे हैं. इन केस ऑफ असाइनमेंट, द benefits of the contract can only be assigned but not the liabilities, right? This is because when liability is assigned, a third party gets involved in. Thus a debtor cannot relieve himself of his liability to a creditor by assigning to someone else his obligation to repay the debt. देखो एक एग्जांपल देता हूं. ए को बी से पैसे लेने, ठीक है, और लेट्स से ए हैज टू पे टू बी एंड बी हैज टू पे टू सी. आया आपको समझ में? अब आप इस केस में देखो, क्या बी ऐसा बोल सकता है, ए मुझे पे करने की बजाय आप ये सीधा अमाउंट किसको पे कर देना, सी को पे कर देना. तो आप मुझे बताओ ये असाइनमेंट है या सक्सेशन है?
और क्यों असाइनमेंट है? क्योंकि कल को ए ने पेमेंट नहीं किया तो कौन लायबल हो जाएगा? तो बी क्या ट्रांसफर कर सकता है? ओनली द बेनिफिट असाइनमेंट में, ठीक है, कि ए से जो पैसा मिलना है सिर्फ उसी को असाइन कर सकता है। आया समझ में? तो अब यहां पे देखो, अ डेटर कैनॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑफ हिज लायबिलिटी टू अ क्रेडिटर बाय असाइनिंग टू समवन एल्स हिज ऑब्लिगेशन टू रीपे द डेट। अब बी बोल रहा है देखो मैं पे नहीं करूंगा, ए आपको पे करेगा। अब आप दोनों आपस में जानो, कल को ए अगर पेमेंट नहीं करता है तो बी यहाँ पर सी को बोल रहा है शक्ल मत दिखाना, मेरे को आके चीची मत करना, पेमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तू जाने ए जाने। आया समझ में? यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट आता है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ क्रेडिटर असाइंस द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस, ही इज देयर बाय entitles the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability or where a personal consideration has entered into making of the contract, the benefit cannot be assigned. Similarly, C जैसे यहाँ पर B ने किया कि B is the creditor ना, A और B के केस में B is the creditor, तो यहाँ पर B बोलता है मुझे पे नहीं करके C को पे कर देना, तो ये असाइन किया जा सकता है। लेकिन सपोज करो बी को भी कुछ करना है उसके बाद ए पे करेगा, तो ये असाइन नहीं हो सकता। आया समझ में? टिल द टाइम बी हैज नॉट डन हिज वर्क। गाइस क्लियर? ओके, फिर आप देखिए इफेक्ट टू द रिफ्यूजल, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर और फॉर द परफॉर्मेंस। तो यहां पर आ रहा है सेक्शन नंबर 38 जो बता रहा है दैट वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी and the offer has not been accepted, then the promisor is not responsible for the non-performance, nor does he thereby loses the right under the contract. आपने आप में से कौन तारक मेहता रेगुलरली देखता है और देखते आ रहा है? क्या आप में से कोई तारक मेहता रेगुलरली देखते हुए आ रहा है? नो वन? ओके, देखो तारक मेहता में आपको पता है वो बीड़े मास्टर एक है, ठीक है, बीड़े मास्टर का एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट जो है वो किसी गुंडी का लड़का होता है, ठीक है। अब वो गुंडी जो होती है वो बिड़े मास्टर का बहुत तारीफ सुन के अपने बच्चे को वहाँ भेज देती है पढ़ने के लिए, पर इसका जो बेटा ये खाली मोबाइल फ़ोन में खेलते रहता है, लेक्चर्स को बंक करता है और करता है। तो वो जो गुंडी मम्मी होती है वो गुंडी मम्मी तलवार वलवार लेके गुंडों को लेके बीड़े मास्टर को पीटने के लिए आती है और बोलती है जितना फीस दिया था वो रिफंड करो। नाउ टेल मी, क्या बीड़े मास्टर को वो फीस रिफंड करना चाहिए? बिकॉज हर सन हैज फ्लंक्ड। क्यों? तो यहाँ पर क्या होगा, वो आप सीरीज अगर देखोगे वो पूरा उसके एंड में जेठालाल वहाँ पे बेचारा लॉयर बन के आता है, नॉट प्रॉपर लॉयर बट हाँ वो लॉयर वाला हरकत करता है वहाँ पे आके, और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता है इस गुंडे को। क्या बोलता है कि देखो आप, मतलब क्या बीड़े ने कभी आपके बेटे को पढ़ाने से मना किया? आंसर इज नो। क्या बीड़े ने कभी क्लास कैंसिल किया? आंसर इज नो। क्या बीड़े ने कभी आपके बच्चे के डाउट्स क्लियर नहीं किए? आंसर इज नो। तो अगर सब चीज का आंसर नो है तो मतलब बीड़े हैज ऑफर्ड द परफॉर्मेंस, यस और नो, एंड योर सन हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। नाउ इन दैट केस हाउ इज बीड़े रिस्पॉन्सिबल टू पे? अरे समझा? रीपे, आप फीस रीपेमेंट नहीं मांग सकते, पहला पॉइंट तो ये। उल्टा ये होता है अच्छे लॉयर का ट्रेड्स। उल्टा उसने उस गुंडी के ऊपर क्लेम केस उल्टा फाइल कर दिया, क्योंकि आपका बेटा आपका एजेंट है और आप प्रिंसिपल हो, ठीक है। एजेंट प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स विच इज डन बाय द एजेंट। तो बीड़े के रिजल्ट में आज तक, ट्रैक रिकॉर्ड में आज तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था, सब पास होते थे, अच्छा खासा रिजल्ट आता था। लेकिन आपका बेटा ने यहाँ पे रिजल्ट खराब कर दिया, जिसकी वजह से बीड़े का रेप्यूटेशन खराब हो गया। और इसके बैच के जो बाकी बच्चे सबको 98 95 ऐसा स्कोर मिला है, लेकिन खाली आपका बेटा यहाँ पे फेल हुआ है, इसकी वजह से बीड़े का रेप्यूटेशन खराब हो गया। तो उसने उल्टा डेफेमेशन का केस वहाँ पे डाल दिया, मतलब केस डाला नहीं, उसको बोला कि उल्टा आपको यहाँ पे डिफेमेशन का केस
करता हूँ और आपको पेमेंट करना चाहिए। केस समझ में आया पूरा? राइट। अब मेरे हिसाब से आप ये पॉइंट नहीं भूलोगे, दैट द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस नॉर ही loses the right under the contract if the performance is not done by the or it is not accepted by the promisee. क्लियर? लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है, ये 3 पॉइंट, कि प्रोमिसर ने अनकंडीशनली अपना एक ऑफर किया था, इसके अलावा ही हैड ऑल्सो मेड द ऑफर ऑफ हिज परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम। अब सपोज करो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर आप मेरे को लॉ पढ़ा देना, मैं आपको बोलता हूँ हाँ मैं लॉ पढ़ा दूंगा, और मैं रात को 2 बजे आपको कॉल करके बोलता हूँ चलो अभी जूम मीटिंग ज्वाइन करो, हम क्लास में बैठेंगे और क्लास करेंगे, आप मुझे बताओ इज इट अ प्रॉपर प्लेस और इज इट अ प्रॉपर टाइम? आंसर इज नो। ठीक है, सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा, इफ द ऑफर इज टू डिलीवर समथिंग टू द प्रोमिसी, तो आप प्रोमिसी को क्या करोगे, यू मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द प्रोमिसी, कि वो देख सके कि उसको वही सामान ऑफर किया है जो उसने ऑर्डर किया था। ओके, इन दैट केस आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यू हैव परफॉर्म द promise and now if it is not accepted by the promisee or if it is wrongfully rejected by the promisee, you get a claim to recover the amount. Effect of refusal of a party to perform the promise, ये वाला पॉइंट आता है। देखो, अगर करना चाहे तो कर सकता है। डिफर्मेशन का केस अगर मैं आपको बोलूँ ना, डिफर्मेशन केस, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये सब ऐसे प्रोसीडिंग्स होते हैं जिसमें मतलब इट्स ऑल स्टोरीज, इट्स ऑल स्टोरीज। अब कौन अपने स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करता है वही जाता है। आप देखो ना, पॉलिटिशियंस के ऊपर कितने सारे डिफेमेशन के केसेस लगते हैं, यस और नो? राहुल गांधी के ऊपर लगा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा, देन बीजेपी का एक और मिनिस्टर था उसके ऊपर लगा, हर एक के ऊपर लगता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों लगा, क्योंकि उसने नितिन गडकरी को कुछ बोला था। राहुल गांधी के ऊपर क्यों लगा, बिकॉज बट ऑब्वियस मिस्टर नरेंद्र मोदी उसके अगेंस्ट कुछ बोला था, चौकीदार चोर है, राफेल में ऐसा हुआ है, राइट? तो ये सारा सिनेरियो रहता है। तो डिफेमेशन का जो केस होता है वो हमेशा ऐसे ही फाइल किया जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया, इससे मेरे को मेरे इज्जत के ऊपर मानहानि हुआ है, तो मानहानि का केस लगा दो, सिंपल। हाँ, इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड हाउ वेल यू कैन कुक अप द स्टोरी, सिंपल सा पॉइंट है। हाउ वेल यू कैन कुक अप द स्टोरी, उसके बेसिस पे आप केस फाइल करोगे, राइट? कल को आप मेरे यूट्यूब पे किसी वीडियो के नीचे कुछ ऐसा उठा फुटा कमेंट लिख दो, कितना भी, एक तो था एक्चुअल में ऐसा था, किसी ने अभी पिछले अटेम्प्ट में, जुलाई अटेम्प्ट के लिए किसी ने, एक बच्चे ने वीडियो में ऐसा लिखा था, कौन सा टॉपिक के लिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आई थिंक वो वीडियो में आप अभी भी देखोगे तो उसने ऐसा लिखा है, इतना बेकार पढ़ाया है, ऐसे कौन पढ़ाता है, ये ऐसे से करके उसने पूरा लिखा। तो फिर अब चाहूँ तो मैं भी यहाँ पे बोल तो देखो डिफर्मेशन है, मैंने तो सही से पढ़ा है, उसमें कुछ 5-7 हज़ार व्यूज है और बहुत सारे कमेंट्स है जिसमें सबने बोला इट इज़ वेरी गुड, राइट? तो इस एक ने इस तरह से कमेंट लिखा है, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से मेरे रेप्यूटेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, रेदर मैं तो बोलूँगा साजिश कर रहा है, ठीक है? तो डेफामेशन का केस यहाँ पे बन जाएगा। आया आपको समझ में? तो डेफामेशन के केसेस ऐसे ही बनते हैं। अब उसको मैंने क्या रिप्लाई किया, उसको मैंने यही बोला, मैं बोला इतने अच्छे से अगर आपको मेमोरेंडम आर्टिकल आता है तो मेरे यूट्यूब वीडियो पे क्यों आए, राइट? सो ऐसा ही सिनेरियो होता है। तो डेफामेशन का केसेस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, हाउ वेल यू कैन कुक अप द स्टोरी। आया? एनीवे, नेक्स्ट आप अगर देखो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, तो अगर जो पार्टी है वो प्रॉमिस करने से मना कर दे तो प्रॉमिसी के पास पूरा राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अ क्लासिक एग्जांपल, मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था दैट 1 जुलाई वी विल स्टार्ट विद आवर बैच और हम लॉ पढ़ना शुरू करेंगे। अब 1 जुलाई को मैंने बैच शुरू नहीं किया। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि देखो मैं 1 जुलाई को बैच इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि वट एवर इज द रीज़न, मेरा तबीयत खराब है या अभी मेरा टाइम थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है जो टाइम मैंने आपको अलॉट किया था, और देयर कैन बी एनी रीज़न, इंटरनेट खराब है और एनी रीज़न, बट इट्स अ
वैलिड रीजन जिसकी वजह से मैं आपका बैच शुरू नहीं कर रहा हूँ, या जो भी था मैंने आपको बताया कि देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं अगले हफ्ते आपका लेक्चर शुरू करूंगा, या हम 1 अगस्त से बैच शुरू करेंगे, क्या भी रीजन था। मैंने अगर आपको रीजन कम्युनिकेट कर दिया तब तो बात अलग है, बट अगर 1 जुलाई को मैंने आपको कोई भी रीजन कम्युनिकेट नहीं किया और मैंने बैच को शुरू नहीं किया है, तो आपके पास पूरा पूरा राइट आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। आया समझ में? 1 जुलाई को ही जब मैंने परफॉर्म नहीं किया या फर्स्ट लेक्चर मैंने नहीं लिया, यू गेट अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। और आप ये बोल सकते हो सर, आइदर इफ यू हैव पेड द फीस यू कैन से सर प्लीज गिव मी द एडवांस, जो भी मैंने आपको फीस पे किया उसको आप रिफंड करो। और अगर आपने फीस नहीं पे किया तो आप मना कर सकते हो और आप ये बोल सकते हो मैं नहीं पे करूंगा, जो करना है कर लो, कोर्ट में चलो वहां पे बात कर लेते हैं। तो ये सिनेरियो आपका रहता है। सो वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put to an end to the contract unless he has signified by the words or by the conduct his acquiescence to his continuance। तो मैंने आपको या तो बोल दिया या अपनी एक्टिविटी से किसी भी तरीके से अपने कंडक्ट से मैंने आपको बता दिया कि देखो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट आज नहीं करूंगा, आज से स्टार्ट नहीं करूंगा, 1 जुलाई से शुरू नहीं करूंगा, आई विल स्टार्ट विथ फ्रॉम 1 ऑफ लेट्स से अगस्त, और अगले हफ्ते से जो भी पॉइंट रहता है। तो ये एक ही एग्जाम्पल है जो आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, दैट एक सिंगर है वो एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी हु इज द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, और वो बोलता है कि मैं आपके थिएटर में गाना गाऊंगा, और आपके थिएटर में गाना गाऊंगा कितना, फॉर 2 नाइट्स एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ठीक है, तो आप टेक्निकली देखो 2 नाइट्स एवरी वीक, और एक महीने में 4 वीक होते हैं, और ये हो गया 2 महीना। ये आ रहा है आपको समझ में? 2 टाइम्स 4 वीक्स 2 मंथ्स, तो ये हो गया 16। तो आपको टोटल 16 परफॉर्मेंस यहाँ पर देना था, यस और नो? अब ये 16 परफॉर्मेंस आपने नहीं दिया, आपने ये 16 परफॉर्मेंस नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑन द 6th नाइट तो 5 जो परफॉर्मेंस है वो तो बराबर जाते हैं, बट ऑन द 6th नाइट ए willfully absents himself from the theater। आया? In this case B is at a liberty to put the end to the contract। Clear? Right? B यहाँ पर फिर बोल सकता है मैंने आपकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया, और ए फिर ये भी नहीं बोल सकता ऐसे कैसे आपने किसी और को अपॉइंट कर लिया, मैं एक ही तो परफॉर्मेंस मैंने नहीं किया था, बाकी 5 तो बराबर किए थे, मैं नहीं आ रहा था। तो अगर आपने कैंसिल किया था या आप नहीं आ रहे थे तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड। इज दिस क्लियर? इन्फॉर्म करता तो फिर प्रॉब्लम नहीं था, अगर इन्फॉर्म कर देता फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है ना, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, ये पॉइंट आता था। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, हाँ ये जो 5 है ये 5 का उसको कंसिडरेशन मिल जाएगा। हम आगे जाके लॉ में इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टर्म पढ़ेंगे, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का क्या मतलब होता है, जिसने जितना काम कर दिया उतने का पेमेंट आपको मिलना है। इसमें भी लेकिन अगर आप देखो तो हो सकता है बी मना कर दे कि आपने बीच में परफॉर्मेंस को छोड़ दिया, सो आई विल नॉट पे यू एनी मनी, ऐसा भी हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो। विल सी, जब हम क्वांटम मेरिट पढ़ेंगे तब आप देखना, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, ऑल राइट। फिर आप देखो जॉइंट लाइबिलिटी और द लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है, ये रिपीटेड पॉइंट हो गया, वेयर 2 or more persons have made a joint promise, then unless the contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after their death their legal representative along with the other survivors, they are jointly responsible to fulfill the promise। तो ये पॉइंट आपको दिया, राइट अच्छा अब यहाँ पे देखो, दिस रूल विल अप्लाई ओनली इफ देर इज, यहाँ पे आप एक चीज देखो दैट एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड। तो यहाँ पर क्या आता है, सेक्शन 42 डील्स विद द
voluntary discharge of the obligations by joint promisors, but if they do not discharge their obligation on their own violation, then what will happen? तो उस केस में क्या होगा, जो भी एक जॉइंट प्रोमिसर होगा उसको कंपेल कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे पे करो। अब इसका क्या मतलब है, ए बी सी तीनों रिस्पॉन्सिबल थे पेमेंट करने को, अब सी बोलता है मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो अब क्या होगा, हो सकता है ए और बी दोनों को कंपेल किया जा सकता है, और हो सकता है ए को अकेले को कंपेल किया जाए कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट करो। सो व्हेन टू और मोर पर्सन मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, द promisee मे, in the absence of an express agreement to the contrary, compel any one or more such joint promisers to perform the whole promise। तो यहाँ पर जो डी है जिसने पैसे उधार दिए थे, वो अकेला ए को बोल सकता है कि चलो तुम सारे के सारे पेमेंट्स करोगे। आया समझ में, ये पॉइंट आया समझ में? हाँ, ये वर्ड यहाँ पर और दिया हुआ है, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। इसका क्या मतलब हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऐसा लिख दिया है दैट भले ही ए बी सी हम तीनों मिलके एक 3 लाख रुपया आपसे ले रहे, बट ए विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 1 लाख रुपीज, बी विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 1 लाख रुपीज, सी विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली 1 लाख रुपीज। अब आप एक को कंपेल नहीं कर सकते कि चलो 3 लाख रुपया दो, या कल को अगर कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका इंसॉल्वेंसी का लॉस बाकी दो जॉइंट प्रोमिसर्स नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली ये प्रोविजन डाल दिया है। आया समझ में? फिर देखिए, ईच प्रोमिसर में कंपेल द कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट हुआ कि एक जॉइंट प्रोमिसर बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स को कंपेल कर सकता है कि पेमेंट करो, अगेन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई देखो, मैंने तुम जो हमने एग्जाम क्वेश्चन देखा था, रिमेंबर, ये जो एग्जाम क्वेश्चन हमने देखा था, ये वही वाला पॉइंट है, टू व्हाट एक्सटेंट एक्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जेड। तो ही इज बेसिकली कंपेलिंग जेड कि आप एक काम करो, मुझे 1,40,000 रुपीज पे करो। और क्यों कंपेल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा आपको बोलता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और लॉस अगर हो गया तो वहां पे रिमेनिंग जॉइंट पार्टनर्स जो प्रोमिसर्स है दे विल बियर द लॉस। ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल पूरा तरह से अभी वाले पॉइंट के ऊपर फिट हो रहा था। ओके, आप ये देख रहे हो, एक्स इज कंपेल्ड बाय डी टू पे द होल अमाउंट, कैन डी कंपेल एक्स टू पे द होल अमाउंट? आंसर इज यस। एक्स बोले, डी बोलेगा कि देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुमने किस, तुम्हारे अंदर के बीच का क्या शेयरिंग रेशो था, क्या बेसिस पे तुमने लोन लिया था, मेरे से तुम तीनों ने मिलकर लोन लिया था, सो अब तुम तीनों रिस्पॉन्सिबल हो ये अमाउंट पे करने के लिए, एंड यू थ्री आर गोइंग टू पे मी द एंटायर अमाउंट। क्लियर? ओके, यही पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, ए बी सी jointly promise to pay D 3 lakh rupees. Now D may compel A, B or C to pay the entire 3 lakh rupees. फिर ये देखो, A, B, C are under the joint promise to pay 3 lakh rupees to D. Now C is unable to pay anything. एग्जाम में क्या पूछ लिया था, C is only able to pay 1/5, 4/5 नहीं पे कर पा रहा था, यहाँ पर बोल रहे हैं C is unable to pay anything, and in this case A को कंपेल कर दिया गया था to pay the whole amount, then in this case A is entitled to receive 1,50,000 from B. Guys clear? Guys clear? और ये 1,50,000 का ब्रेकअप कैसे दोगे, आप बोलोगे 1 लाख रुपया तो उसका खुद का लाइबिलिटी और दूसरा 50,000 इंसॉल्वेंसी लॉस। दिस इज द इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ सी विच बी हैज टू पे, और ये हो गया इसका खुद का शेयर। गाइस क्लियर? लॉजिकल है ना, मतलब कोई बहुत ज्यादा तो वैसा है नहीं आपके लिए। अब आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, ए बी सी, इसमें बेसिकली बता रहे इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। इसमें क्या है, एक जॉइंट प्रोमिसर को आपने रिलीज कर दिया, सी, ए बी एंड सी, इन तीनों ने मिलके डी से पैसा लिया, तो आप देखो यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट किसका है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ए बी सी, ये दो तीनों एक पार्टी एंड डी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ये है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ए
बी एंड सी। अरे आया समझ में? अच्छा, अगर डी ने यहाँ पे बोल दिया सपोज करो सी को, चलो तुम पेमेंट मत करो, कोई बात नहीं, क्या सी फिर बोल सकता है चलो मैं कुछ भी पेमेंट नहीं करूंगा? आंसर इज नो, बिकॉज सी इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर बी एंड ए। अरे आया समझ में? और इसका सिंपल लॉजिक क्या है, क्योंकि देर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज द जॉइंट प्रोमिसर्स कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोमिसी, एंड देन द सेकंड इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द जॉइंट प्रोमिसर्स देमसेल्फ। ओके, और आप ये देखो, द इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज डेल्ट हियर। सो व्हेन two or more person have made a joint promise, a release of one such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promisers or the joint promisers, and neither it frees the joint promisers so released from the responsibility of the other joint promisers। जैसे ए बी सी jointly promised to pay 9 lakh rupees to डी, डी ने ए के लाइबिलिटी को रिलीज कर दिया। अब भले ए के लाइबिलिटी को रिलीज कर दिया हो, बट यहाँ पे बी और सी दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू पे 9 लाख रुपीज टू डी। अरे समझा? ये समझा कि नहीं समझा? और इनफैक्ट ए इज नॉट लाइबल टू डी, दिख रहा है, ए इज नॉट लाइबल टू डी, बट ही स्टिल रिमेन्स लाइबल टू पे टू बी एंड सी। आया समझ में? तो अगर बी और सी मिलके 4.5 लाख रुपया पे कर देते हैं डी को, तो उसमें से फिर ये 1.5 लाख रुपया रिकवर करेंगे किससे? ए से। अरे क्लियर? ये पक्का क्लियर हुआ ना? ये जॉइंट प्रोमिसर्स के ऊपर कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, ये वही सेम पॉइंट हो गया कि आपके पास राइट रहेगा टू डिमांड फ्रॉम द अदर जॉइंट प्रोमिसी। तो जैसे एक ने पे कर दिया तो दूसरे से रिकवरी, ए इज एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी, सेम पॉइंट। अब देखिए आता है नेक्स्ट आपका टाइम एंड प्लेस ऑन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो इसमें सिंपल है, द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, सो इन दैट केस इट शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोमिसी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, इसका क्या मतलब है पहले तो इसको समझ लो। वेर हम बोलते हैं नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सर आप मुझे नवंबर अटेम्प्ट के लिए लॉ पढ़ाओगे। मैं बोला ठीक है, मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा। अब आपने मेरे को फ़ोन करके बताना है कि सर कल से बैच शुरू करो, या आप मुझे एक हफ्ते पहले फ़ोन करके बताओगे कि कल से सर बैच शुरू करना है, या अगले हफ्ते से हम बैच को शुरू करेंगे, और उसके बाद में मैं बैच को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जब तक आप मेरे को कॉल करके नहीं बताओगे तब तक मैं बैच को शुरू नहीं करूँगा। पर अगर ऐसा है कि हमने कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया, हमने ये बोला कि सर आपको बैच पढ़ाना है, सर हम बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हमने ये डिसाइड नहीं किया कब स्टार्ट करेंगे, हमने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगा या आप मुझे फ़ोन करके बताओगे, तो ऐसे सिनेरियो में द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द रीजनेबल टाइम। नाउ व्हाट इज रीजनेबल टाइम? दिस विल अगेन डिपेंड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस। ये पॉइंट आया? ये पॉइंट आया समझ में? राइट, ध्यान रखना, वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। अब नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड मतलब ना तो प्रोमिसर फोन करके प्रोमिसी को बताएगा, ना प्रोमिसी प्रोमिसर को फोन करके बताएगा, और हमने कोई टाइम वगैरह भी डिसाइड नहीं करके रखा, तो इट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन द रीजनेबल टाइम। Now what is reasonable? This will depend upon the fact and circumstances of each case। जैसे हमारे केस में क्या हो जाएगा कि सर एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर देना, यस और नो। देन नेक्स्ट क्या आता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड। तो ऐसा क्या सिनेरियो हो गया कि हमने टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन कॉल कौन करेगा, कॉल नहीं करना होगा, क्या करना होगा, ये हमने नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने जो भी टाइम स्पेसिफाई किया है उस टाइम पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, इवन दो
आपको कॉल आया या आपको कॉल नहीं आया। जैसे आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, हमने डिसाइड करके रखा है कि 10 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से 10 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 बजे अगर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया, तो आई नीड नॉट वेट फॉर योर कॉल कि आप मुझे कॉल करके बोलो सर लेक्चर ज्वाइन करो, तो मैं लेक्चर को शुरू करूंगा, या फिर मैं आपको कॉल करूं फिर आप लेक्चर को ज्वाइन करोगे। आया समझ में? तो ये पॉइंट बता रहे हैं व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, द promiser has undertaken to perform it without the application by the promisee, then in that case the promiser may perform it at any time during the usual hours of the business on such day and the place where the promise is ought to be performed। मिला? अब देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज ऑफर्ड से आफ्टर द सनसेट, यहाँ पर प्रॉमिस ही मना कर सकता है ये बोल के कि देखो बिजनेस आवर के बाद में मुझे ये डिलीवर किया गया। आया? और अगर सपोज करो हमारे बीच में यही डिसाइड हुआ था कि आफ्टर सनसेट ही डिलीवर करूंगा, तो वैलिड है, फिर आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। फिर आप क्या बोलोगे? द प्रोमिसर हैज टेंडर्ड द परफॉर्मेंस और ऑफर्ड टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस, लेकिन आपने मना किया। ओके फिर आता है एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। तो जो भी टाइम और प्लेस आपने डिसाइड किया है वहीं पर आप इस परफॉर्मेंस करोगे ना। व्हाट इज प्रॉपर प्लेस एंड टाइम, ये अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? केस टू केस बेसिस पे। अरे क्लियर? Place of performance of the promise where no application is to be made and no place is fixed for the performance। अब तो आप क्या करोगे? एट अ रीजनेबल प्लेस। देखो जहां पर भी लॉ साइलेंट हो जाएगा वहां पर क्या लग जाएगा? रीजनेबल। सर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, रीजनेबल टाइम। प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, रीजनेबल प्लेस। डे स्पेसिफाइड नहीं है, रीजनेबल डे। अरे आया समझ में? राइट, ये एक थंब रूल आप यहाँ पर ध्यान रखना। सर एप्लीकेशन वाले का क्या पॉइंट है? देखो अगर एप्लीकेशन वाले का एप्लीकेशन इज टू बी मेड, सो आफ्टर द एप्लीकेशन इज मेड यू मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट टू बी मेड देन परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द रीजनेबल डे एट अ रीजनेबल टाइम। क्लियर गाइस? ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? एप्लीकेशन मतलब आपको कॉल करके बताना पड़ेगा, ये पॉइंट है। अब देखो परफॉर्मेंस इन मैनर और एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय द प्रोमिसी, इसमें क्या रहा है? द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी सच मैनर और एनी सच टाइम इन विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। तो अगर हमने आपस में डिसाइड कर लिया है इस दिन इस समय, ठीक है, इस जगह, और मैं कॉल करूंगा तब या आप कॉल करोगे तब, तो फिर जैसा हमने डिसाइड किया है उसके हिसाब से ही परफॉर्म होगा। गाइस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पॉइंट? ठीक है, काफी लॉजिकल सा है ये वाला पॉइंट। इसमें अगर ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओ तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो आप ये देखो, नो टाइम तो रीजनेबल टाइम, ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड तो परफॉर्म ड्यूरिंग दैट टाइम, और नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड तो फिर आप अपने आप ही कर लोगे बिना, विदाउट एनी एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रॉमिस। सेम वे यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है ऑन अ सर्टेन डे एट अ प्रॉपर टाइम, तो जो भी आपका प्रॉपर टाइम डिसाइड किया उस टाइम पर आप करोगे। नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस, तो फिर आपका रीजनेबल प्लेस में आप ये काम कर दोगे। इज दिस क्लियर? ओके अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या होता है? दैट द प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी और द पर्सन इज विलिंग टू परफॉर्म इट। तो यहाँ पर पॉइंट है ए एंड बी दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ए इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू बी। ओके, ए इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू बी पेड फॉर बी ऑन डिलीवरी। अब ए तब तक गुड्स का डिलीवरी नहीं करेगा जब तक बी या तो पे नहीं करता और ही इज नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट। गाइस क्लियर? अरे क्लियर? तो बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट हुआ ना
कि आप सामान दोगे, पेमेंट करोगे, तभी तो आपको गुड्स का डिलीवरी देगा वो। कैश ऑन डिलीवरी आपने कुछ सामान मंगाया, तो जब तक आप कैश पे नहीं करोगे तब तक आपको गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब देखो ऑर्डर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होगा। अब यहाँ पर बात आता है कि पहले आप गुड्स डिलीवर करोगे या आप पहले पेमेंट करोगे। क्या पहले होना चाहिए, वन और टू, और वन और टू, क्या पहले होना चाहिए? तो यहाँ पर लॉ बोलता है कि देखो आपको आपस में डिसाइड करके रखना है कि क्या पहले होगा। और अगर सपोज करो आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, लॉ साइलेंट है, तो इन दैट केस आप यहाँ पर क्या करोगे, बेसिकली साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो जाएगा। ओके, राइट? तो ये पॉइंट दिया हुआ है, वेयर द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, it shall be performed in that order, and where the order is not fixed then it shall be performed as the transaction requires। या फिर जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप जाकर देखोगे, it should happen simultaneously। ये देखो यहाँ पर भी जैसे था कि simultaneous performance of the reciprocal promise। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो ये वाला जो था ना, फिर हेरा फेरी मूवी में आप देखो, जब वो गंजा हीरोइन का ट्रांजैक्शन करता है और नकली नोट लेता है, उस वक्त कैसे इनका ट्रांजैक्शन होता है, पहले तू दे, फिर वो बोलता है पहले तू दे, फिर पहले तू दे, पहले तू दे, फिर देखते हो साइमल्टेनियसली एक हाथ एक बैग देता है और दूसरे हाथ दूसरा बैग लेता है। तो ये वही वाला प्रोविजन है ना। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी विच इज प्रिवेंटिंग ऑन द इवेंट विच इज ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेकन इफेक्ट। अ सिंपल एग्जाम्पल देखो, आपने किसी को बुलाया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी सपोज करो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू लॉ। अब मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और अचानक से आप खड़े होके गाना गाने लग जाते हो, जाने मेरी जाने मन, राइट? अब एक बात बताओ, अब आप इस तरह से अगर गाना गा रहे हो, सब लोग हंस रहे हैं और कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है बराबर, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रिवेंटिंग मी टू परफॉर्म माई प्रोमिस, यस और नो? तो मैं क्या करूँगा, पूरी क्लास में आपका परफॉर्मेंस सुनूंगा, हंसूंगा, ताली बजाऊंगा, और लेक्चर के एंड में मैं बोलूँगा आज जो जो मुझे पढ़ाना था वो टॉपिक इज डीम्ड कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अरे आया समझ में? जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, तो आपने पूरे क्लास में यही गाना गाया, ठीक है, टाइम पास किया। अब मैं आपको क्या बोलूँगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश्ड फ्रॉम माई साइड। आप बोलोगे नहीं सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, आज तो हम मस्त एकदम एंटरटेनमेंट कर रहे थे। मैं बोलूँगा वेरी गुड, इट इज you, your liability, right? Because you prevented me from performing my promise. Now since you prevented me from performing my promise, I am not liable। आप बताओ, is this clear? कल को आपका 60 मार्क का पूरा पेपर क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट से आ गया और आप फेल हो गए क्योंकि मैंने आपको क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया, तो भी आप क्या मेरे पे केस फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो। वो बचपन का प्यार भारी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? तो देखो, when a contract contains a reciprocal promise and one party to the contract prevents the other from performing his promise, then the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, ठीक है? And he is entitled for the compensation from the other party for any loss he has sustained in the consequence of the non performance of the contract। क्या मैं उस क्लास का फीस डिमांड कर सकता हूँ? आंसर इज यस। आप ये भी नहीं बोल सकते सर आज की क्लास का किस बात का फीस, आज तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। मैं क्या बोलूँगा, मैं आया था पढ़ाने को, लेकिन आपने गाना गा के टाइम पास किया, मुझे पढ़ाने नहीं दिया। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन, आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट माई फीस। क्लियर? तो ये देखो, ए एंड बी दे कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1000 rupees। Now B is ready to execute the work but A prevents him from doing so। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है? voidable, and voidable at the option of B। और अगर B चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और रिकवर करेगा A से कॉम्पनसेशन जो भी उसका अमाउंट का था। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पॉइंट?
राइट। फिर आता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज to that promise which should be performed first in contract consisting of reciprocal promise. तो अगर फर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो सेकंड परफॉर्मेंस नीड नॉट बी डन, और उसके लिए आप उसको लाइबल भी नहीं कर सकते, और ये आपसे कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। अ क्लासिक एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आइसक्रीम लेके आया और कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, यू विल पे मी, आई विल गिव यू द आइसक्रीम। आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं आपको आइसक्रीम डिलीवर नहीं करूंगा। अब इस चक्कर में वो आइसक्रीम पिघल गया, खराब हो गया। नाउ टेल मी हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू और मी? आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मैं सपोज करो स्विगी डिलीवरी बॉय, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया, अपना आइसक्रीम ऑर्डर किया और आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया था। मैं आइसक्रीम लेके आया, आई एम गिविंग यू द आइसक्रीम, और मैं आपको बोल रहा हूँ पेमेंट करो, मैं आपको आइसक्रीम का डब्बा पकड़ा देता हूँ। आप पेमेंट नहीं कर रहे, और नॉर यू आर विलिंग टू गिव मी द पेमेंट, आप बोलते हो ऐसे नहीं होता है, मुझे डब्बा दे दो। अब आइसक्रीम का डब्बा मैं आपको पेमेंट नहीं देता हूँ क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया। द फर्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज नॉट परफॉर्म्ड, ये दिख रहा है? द फर्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी द कर्सर, ओके सॉरी। The first reciprocal promise is not performed. So if the first reciprocal promise is not performed, I need not perform my promise. Yes or no? जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे तब तक मैं आपको आइसक्रीम का डब्बा डिलीवर नहीं करूंगा, करेक्ट? अब ऐसे में हु इज रिस्पॉन्सिबल? आइसक्रीम खराब हो गया, नो, इट्स यू, प्रोमिसी। क्यों? क्योंकि प्रोमिसी ने फर्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं किया, तो प्रॉमिसर सेकंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्यों करे अपना? आया समझ में? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है, फर्स्ट यू विल पे ओनली देन आई विल डिलीवर, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। देखो, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। तो जब तक आपने अपना काम नहीं किया तब तक आप मुझसे अपना परफॉर्मेंस क्लेम ही नहीं कर सकते। या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप जब तक खुद परफॉर्म नहीं करो तब तक दूसरा वाला काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, जो इंसान डिफॉल्ट करता है वो लायबल रहेगा और अगले पार्टी को लॉस देगा। देखो जैसे ये एग्जाम्पल को देखो, इससे और क्लैरिटी आ जाएगा। ए क्या करता है, बी के शिप को हायर करता है। आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ओला वाला। आपने ओला कैब को बुला लिया और आपने बोला मुझे लेट्स से गोरेगांव से वाशी जाना है। अब मुझे बताओ, जब तक आप कैब में नहीं बैठोगे तब तक क्या कैब वाला कैब चालू करके ले जाएगा? नहीं। अब आप कैब में नहीं बैठते हो, आप कैब में नहीं बैठते हो। अब क्योंकि आप कैब में नहीं बैठते इसीलिए कैब वहीं का वहीं खड़ा है, यस और नो? और आप बोलते हो कि नहीं, ये कैब वाला तो वाशी गया ही नहीं, किस बात का पैसा? तो आप मुझे बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो कैब वाला आप बोलेगा बिक गई है गवर्नमेंट, है क्या नहीं? और आपको भल उसके बाद में फिर क्या बोलेगा कि भाई जब आप कैब में बैठोगे तो ही तो वाशी लेकर जाऊंगा ना। आ रहा है आपको समझ में? वन ऑफ देम और द प्रॉमिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड टिल द टाइम द अदर पर्सन हैज नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस। तो जब तक आप कैब में बैठोगे नहीं तब तक मैं आपको वाशी कैसे लेकर जाऊंगा? आया समझ में? तो ऐसे केस में क्या ये कैब वाला आपसे प्राइस मांग सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया। सो देखो, ए हायर्स अ शिप टू टेक इट एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशियस, ठीक है? कोलकाता से मॉरिशियस मेरा एक शिप था, आपने बोला था सर ये शिप में कोलकाता से सामान आप मॉरिशियस ले जाना। मैं बोला ठीक है भाई, आप अपना कार्गो मेरे, जो भी आपका कार्गो है वो मेरे को दे देना, मैं उसको मॉरिशियस ले जाऊंगा। अब आप अपना कार्गो नहीं देते हो, आप अपना कार्गो मेरे को नहीं देते हो, और फिर आप बोलते हो सर आपने तो कोलकाता से मॉरिशस सामान पहुंचाया ही नहीं। तो बताओ वैलिड और इनवैलिड आपका स्टांस?
आंसर इज इनवैलिड। मैं आपसे क्या कॉम्पनसेशन मांग सकता हूँ? आंसर इज यस। मैं क्या बोलूँगा, यार मैंने शिप आपके लिए अलग से ब्लॉक करके रखा था, अब अगर आपको सामान भेजना ही नहीं था तो इतना टाइम पास करते ही नहीं, मैं ये शिप में किसी और का सामान ले जाता। अब दिक्कत ये हो गया, ये शिप आपके वेट में कोलकाता में डॉक में खड़ा रहा, और वहाँ से ना तो किसी और का सामान गया और ना आपका सामान गया, तो मेरे को तो बैठे बैठे नुकसान हो गया ना। ये कैब वाला भी वही बोलेगा कि आपको अगर जाना ही नहीं था तो कैब बुक क्यों किया। मैं वहाँ पे आया, 15-20 मिनट मैंने यहाँ पे वेट किया, अभी 15-20 मिनट में मैं शायद एक शॉर्ट डिस्टेंस के पैसेंजर को ले जाता, लेकिन अब मैं नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि आपने यहाँ पर लेट कर दिया। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, फिर आ जाता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज एसेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम इज एसेंशियल इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर आप उस विद इन द टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट से प्रोमिसी इज डिस्चार्ज्ड। अरे बताओ, दिस इज क्लियर? इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। आप मुझे बताओ, आपका लॉ का सिलेबस कंप्लीट करना इज टाइम एसेंशियल और इट इज नॉट एसेंशियल? इट इज़ एसेंशियल। आप क्या बोलोगे, सर मुझे 1 अक्टूबर के पहले पहले पूरा पोर्शन कंप्लीट चाहिए। क्यों? क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, तो 1 अक्टूबर तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो टाइम इज एसेंशियल। अगर सपोज करो मैं आपको 1 अक्टूबर तक नहीं पढ़ाता हूँ, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? यू कैन फाइल अगेंस्ट, और बेसिकली यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर कॉम्पनसेशन। ओके, राइट, ये पॉइंट आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, सपोज कोविड की वजह से आपका एग्जाम नवंबर का दिसंबर हो गया लास्ट ईयर की तरह, और आप बोलते हो सर चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आप 1 नवंबर तक भी करोगे तो भी चलेगा, अब वैलिड है। अब क्या आप मिड अक्टूबर में मेरे पे केस फाइल कर सकते हो कि क्या सर 1 अक्टूबर को फिनिश करना था, आपने नहीं किया? आंसर इज नो, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दिया है। आया समझ में? बिकॉज यू हैव रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके, चलिए आगे देखो। फिर आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 आपको क्या बोलता है कि अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, तो अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट का क्या पॉइंट होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने किया फॉर सच अ थिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। अब अगर शुरू से इम्पॉसिबल है तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? वॉइड एब इनिशियो। सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो गया तो वो क्या बन जाएगा? जिस दिन से इम्पॉसिबल हो गया उस दिन से वो हो जाएगा वॉइड। ओके, ये देखो, इफ इट इज अ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी तो इट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। और अगर सब्सिक्वेंटली हुआ तो फिर हम क्या बोलेंगे? जिस दिन से हो गया उस दिन से इट इज वॉइड। ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, राइट? इसको सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सर्टेन थिंग्स विच आर इलीगल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो लीगल पार्ट है वो तो वैलिड होगा, और जो इलीगल पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड। जो भी अनलॉफुल पार्ट है, रिपीटेड पॉइंट था, एक ब्रांच है आपका लीगल, दूसरा ब्रांच है इलीगल, तो ध्यान रखना पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इलीगल वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वॉइड हो जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, आगे देखिए अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हम फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।